सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प उर्दू कहानी जिसका नाम है कलंदर ज़ात। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 8 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मैं और छाका बाइक भगाए नूर नगर की तरफ जा रहे थे। छाका मेरे पीछे इसलिए नहीं आया था कि उसे ये मालूम हो गया था कि मैं शाहजेब के साथ गया हूँ और मुझे खतरा है, बल्कि दिलबर के कुएं पर सरदार शाह दीन के लोगों ने पूछताछ की थी। वो कुत्तों की तरह हर एक उस बंदे को शक की निगाह से देख रहे थे जिसका किसी न किसी हवाले से कोई ताल्लुक मेरे साथ बनता है। ये मेरे लिए हैरत अंगेज बात नहीं थी। ये तो अब कोई राज नहीं रहा था कि मलिक सज्जाद के भेजे हुए लोग मुझे ही कत्ल करने आए थे और उनके बारे में सरदार शाह दीन की इजाज़त और मर्जी शामिल थी जो वो उसके डेरे पर आकर ठहरे थे। अब उनका कत्ल ना सिर्फ सरदार शाह दीन के लिए चैलेंज था, बल्कि उसके इलाके पर हाकमियत पर सवाल उठ गया था। अपने इलाके में दुश्मनी कुछ अलग तासुर रखती है, लेकिन ये इंतहाई बुरी बात थी कि अपने ही इलाके के बंदे को मारने के लिए कोई दूसरा यहाँ के किसी बड़े से ताउन ले। मलिक सज्जाद ने तो बड़े मान और करूफर से अपने बंदों को भेजा होगा कि वो मुझे कत्ल करके चुपचाप वापस लौट जाएंगे, लेकिन अब सूरत हाल ये बन गई थी कि अगर वो सरदार शाह दीन इस बात को मानता है कि वो मलिक सज्जाद के बंदे थे, तो पूरे इलाके में ना सिर्फ उसका तासुर खराब होता बल्कि नफरत भी फैल जाती। वरना पीरजादे के बंदे मर जाने की वजह से पीरजादे के साथ शाह दीन को दुश्मनी करना पड़ती। रंधावा अगर मुझे बर वक्त इतला ना देता तो शायद मैं उनके धोखे में आ जाता। अब मेरे जहन में फक्त एक ही सवाल था कि रंधावे का इसमें क्या फ़ायदा है। ये तो वक्त आने पर ही मुझे मालूम हो सकता था। फिलहाल मुझे गांव पहुंचकर अपने बंदों का तहफ़्फ़ुज़ करना था, खसूसन दिल भर के लोगों का। उनमें अगर कोई फट गया तो पीरजादे की दुश्मनी मोल लेनी पड़ जाएगी। मुझे गांव में दाखिल होने के लिए शाहदीन की हवेली के सामने से होकर जाना था। अगरचा वो सड़क से जरा हटकर थी, लेकिन उसके बंदे वहीं सड़क पर भी मौजूद होते थे। मैं किसी भी मुतवक्का सूरत हाल के लिए पूरी तरह तैयार था, मगर हवेली और उसके इर्द गिर्द कहीं भी कोई हलचल नहीं थी। मैं और छाका गांव में दाखिल हो गए और चौक में अच्छू करियाने वाले की दुकान पर जा ठहरे। चौक में बरगद के दरख्त तले गांव के बहुत सारे लोग जमा थे। अमूमन वहां लोग जमा रहते थे, लेकिन उस दिन कुछ ज्यादा तादाद थी। बिलाशुबा वहां पर होने वाले वाकयात पर तबसरा आराई हो रही थी। मेरे रुकते ही लोगों ने मेरी तरफ देखा और आपस में चै में गोइयां करने लगे। मैंने जाते ही अच्छू से कहा, फोन मिलाओ, वो ही जो तूने मुझे दिया था। अभी मिलाता हूँ, उसने कहा, फिर दुकान में खड़े ग्राहकों को तेजी से निमटाने लगा। चंद मिनटों के बाद उसने वो नंबर मिलाकर मुझे दिया। चंद घंटियां जाने के बाद फोन रिसीव कर लिया गया तो मैंने उसकी हेलो के जवाब में कहा, मलिक सजाद ही बात कर रहे हो ना? अपना फोन किसी और को दे दिया है क्या? बकवास करो, कौन हो तुम? वो ही जिसको मारने के लिए तुमने अपने बंदे भेजे थे। ओह तुम, जमाल, उसने गुर्राते हुए कहा। तो मैंने हंसते हुए कहा, मैं तो तेरे इंतजार में था, तूने खुद आने की धमकी दी थी, अब हिजड़ों की तरह बंदे भेज दिए। लगता है तू मेरे ही हाथों से बोटी बोटी होगा, उसने भुना कर जवाब दिया। तो आओ ना, रोका किसने है? वरना मुझे बताओ, मैं आ जाता हूँ। मर्द की जबान होती है, हिजड़े अपनी बात से फिरते हैं। ले फिर इंतजार कर, मैं आ रहा हूँ। शाम से पहले मैं तुम तक पहुंच जाऊंगा। ना आए तो अता पता बता दो, मैंने तंजिया अंदाज में पूछा तो वो गालियां बकने लगा। इसके साथ ही उसने फोन बंद कर दिया। मेरा काम हो गया था। मैंने रिसीवर रखा और पैदल ही चंद कदम के फासले पर बरगद के दरख्त तले मौजूद लोगों के दरमियान एक चारपाई पर आ बैठा। तो एक बुजुर्ग से बंदे ने कहा, ओ पुत्र, 9 कत्ल हो गए हैं इलाके में, कुछ पता चला क्या हुआ है? किस वजह से हुए? चाचा, तू अच्छी तरह जानता है कि लड़ाई इन बड़े लोगों की होती है और मरते हैं गरीब गुरबा। उनके गेट पर ही गरीब बंदूकें लेकर उनकी हिफाजत करते हैं। खुद अपने हाथों से अपने नौजवानों को उनकी खिदमत करने के लिए भेजते हो और फिर पूछते हो ये कत्ल क्यों हुए? मैंने गुस्से में कहा तो वो सर हिलाते हुए बोला, तेरा क्या मतलब है? ये सरदारों और पीरजादों की आपसी लड़ाई में मारे गए? मुमकिन है। मेले पर क्या हुआ था? नूरनगर के लोगों ने पीरजादों के बंदे जख्मी नहीं किए थे जो अब तक अस्पतालों में पड़े हैं? क्या पीरजादों ने चूड़ियां पहनी हैं?
पर दुख इस बात का है कि जो भी मरे हैं गरीब ही मरे हैं। मुझे नहीं लगता जमाले कि ये पीरजादों की लड़ाई है। 6 बंदे बाहर के हैं, अपने इलाके के नहीं। उसने शक भरे अंदाज में कहा। अब तो ये सरदार ही जानता है ना कि वो बंदे कहाँ से लाया था और क्यों। ये सवाल तो उससे पूछना चाहिए, मैंने कहा तो वो कदरे तजब्जुब से बोला। यहाँ सब लोग ये जानते हैं कि वो 6 बंदे कल मुख्तलिफ जगहों पर तेरा पूछ रहे थे। लगता है उन्हें तेरे साथ कोई दुश्मनी थी। अगर ऐसा है तो फिर इन 6 लोगों का सरदार के डेरे पर क्या काम। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि सरदार मुझे कत्ल करवाना चाहता था। चाचा, ये भी चाल है उन सरदारों की। मेरी दुश्मनी उन बंदों को बताकर खुद पीरजादों के सामने सच्चा हो जाए। मैं तो कहता हूँ गांव के बड़ों को इकट्ठा करें और चलें सरदार के पास और जाकर पूछें। मैंने वो बात कह दी जिसके लिए मैं उनके पास आया था। बात तो तेरी ठीक है, चाचे ने सर हिलाकर कहा। तो दूसरे लोग भी उसके हमनवा हो गए। तभी उनमें से एक नौजवान ने कहा, अब अगर ये रीत पड़ गई कि बाहर से बंदे मंगवा कर यहाँ के बंदों को मारा जाए, तब दोनों तरफ से बंदे तो हमारे ही इलाके के मरेंगे। हो सकता है कल हमारी बारी हो। क्या इन बड़ों की लड़ाई में हम ही गरीबों को मरना है? अब सोचना तो ये आप सबको है। हमें सोचना है रात बस्ती मीरां शाह के 3 बंदे मरे, कल नूरनगर के मर जाएंगे। हम गरीबों के घर ही क्यों उजड़ें? वो लोग खुद क्यों ना इस आग में जलें जिन्होंने ये आग लगाई है। मैंने सब की तरफ देख कर कहा। अब देखो कितनी बड़ी कमीनगी है कि उन मरने वाले लोगों के बारे में अपने ही गांव के लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, उन्हें धमकियां दे रहे हैं। पीरजादों से क्यों नहीं पूछते? एक जोशीले नौजवान ने गुस्से में कहा तो मैंने उठते हुए कहा, देखें जी, मरना तो है एक दिन, मगर यूं बेमकसद मरना कम से कम मुझे गवारा नहीं। देखना, मैं ये सवाल सरदार शाह से जरूर करूंगा। वो मुझे कोई जवाब नहीं देगा बल्कि मेरी मौत चाहेगा। आज मैं मरूंगा, कल तुम और तुम्हारे बच्चे मारेंगे ये लोग। फैसला अब आप लोगों को करना है, मैंने इंतहाई जज्बाती अंदाज में कहा और पलट कर बाइक की तरफ बढ़ा। मैंने इधर उधर देखा, वहां छाका नहीं था। तभी अच्छू करियाने वाले ने कहा, छाका कह गया है कि वो घर से होकर तुम्हारी तरफ आता है। मुझे उसका यूं अचानक गायब हो जाना कुछ अजीब सा लगा, इसलिए इस्तरारी तौर पर मैं अपने घर की जानिब बढ़ा। गली साफ थी, मैंने खुले हुए गेट को धकेला और बाइक समेत अंदर चला गया। तभी मुझे बाहर वाले कमरे में छाका खड़ा दिखाई दिया। वो मेरी ही जानिब देख रहा था। मैं जल्दी से उस तरफ बढ़ गया। अंदर वही कल वाला बंदा बैठा था जो रंधावे की तरफ से मुझे मिलने आया था। मैं हाथ मिलाकर उसके पास बैठ गया तो वो बोला, ऊपर से सख्ती के साथ हिदायत आ गई है कि उन 9 बंदों के कातिलों को फौरन पकड़ा जाए। रंधावे ने क्या रिपोर्ट दी है अपने अफसरों को? मैंने तजस्सुस से पूछा। उन्होंने तो यही रिपोर्ट दी है कि ये सरदारों और पीरजादों की आपस की दुश्मनी का नतीजा है। दोनों तरफ से रंधावा साहब पर कोई दबाव नहीं। वो जो दबाव भी डलवा सकते हैं ऊपर से ही डाल रहे हैं, क्योंकि उन इश्तहारियों के सर पर कीमत थी जिसका क्रेडिट उन्हें जाता है। रंधावा साहब की कोशिश यही है कि उसे पुलिस मुकाबला दिखाया जाए। पीरजादे इस पर राजी नहीं हो रहे, उस बंदे ने समझाया। ऐसे तो सरदार भी नहीं मानेंगे। उनके डेरे पर फायरिंग हुई, उनका नाम भी आएगा, मैंने कहा। इसी वजह से वो किसी तीसरे ग्रुप पर यह सब कुछ डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखें क्या बनता है, उसने कहा और चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोला, रंधावा साहब ने कहा है मलिक सज्जाद को आप फोन करके धमकी दें, उसे किसी तरह यहाँ लाने पर उकसाएं और कभी उसके इलाके में जाने की गलती ना करें। वो आ गया तो मामले की नौयत बदल जाएगी, क्योंकि हमारे डीएसपी साहब की उनसे पुरानी दुश्मनी है। मतलब तुम लोग उसे ट्रैप में ला रहे हो? मैंने संजीदगी से पूछा तो वो कंधे उचकाकर बोला, ऐसे ही होगा। आपके लिए एक और पैगाम यह है कि आज रात आप लोगों के दरमियान रहें, कुछ भी करें लेकिन गांव में लोगों के दरमियान रहें। क्यों? मैंने तेजी से पूछा। ये मैं नहीं जानता, उसने बेबसी से मेरी तरफ देखते हुए कहा। अगर मैं मलिक सज्जाद को फोन कर देता हूं, उसे यहाँ आने पर उकसाता हूं, तो फिर अगर वो आ गया तो मुझे ही उसका सामना करना पड़ेगा। वो अकेला तो आने से रहा और वो जिस वक्त वहां से चला उस वक्त यहाँ आपके पास इत्तला पहुंच जाएगी। हम कोई गाफिल तो नहीं बैठे। उसने तेजी से जवाब दिया, फिर उठते हुए बोला, मैं अब चलता हूँ, आप मोहतात रहें। ठीक है। मैंने उससे हाथ मिलाया तो वो छाके के साथ बाहर निकल गया। घर के अंदर अम्मा मेरी मुंतजिर थीं। जिंदगी में पहली बार उन्होंने मुझे ऐसी निगाहों से देखा कि मैं दहल कर रह गया। मैंने आगे बढ़कर अम्मा को अपनी बाहों में ले लिया और प्यार से पूछा, अम्मा क्या बात है, ऐसे क्यों देख रही हो? इतनी आग है तेरे अंदर, इतनी नफरत, इतना गुस्सा, 9 बंदे एक ही रात में? उन्होंने यूं अटक कर कहा,
जैसे ये सब कुछ कहते हुए उन्हें बहुत दुख हो रहा हो। तब मैंने कहा, हाँ माँ, बचपन से मैं इस आग में जल रहा हूँ। इतनी देर से भड़कती हुई आग अपना कुछ तो असर रखती है। मैं कैसी माँ हूँ पुत्र, जिसने खुद तुझे इस आग में धकेल दिया। माँ तो अपने बेटे को बड़ा आदमी बनाने के ना सिर्फ ख्वाब देखती है, बल्कि पूरी जान लगा देती है। अब तू जिस राह पर चल पड़ा है, पता नहीं कब तेरा साथ। ये कहते हुए उनकी आवाज़ भर आ गई। तू फिक्र मत कर माँ, मैं ऐसे नहीं मरने वाला। मरूंगा तो अपने दुश्मनों को बर्बाद करके ही मरूंगा। तू बस मेरे लिए दुआ करती रहा कर। मैंने अम्मा को दिलासा देते हुए कहा तो उन्होंने मेरे चेहरे को गौर से देखा, फिर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, तेरे लिए ही तो दुआ करती हूँ, शायद इसीलिए जिंदा हूँ। चल तू बैठ, मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ। हाँ ये ठीक है, सुबह से कुछ खाया भी नहीं, मैंने कहा और अम्मा से अलग होकर मुंह हाथ धोने लगा। उस वक्त दोपहर ढल रही थी जब मैं बाइक लेकर दिलबर के कुएं की तरफ चल पड़ा। छाका वापस नहीं लौटा था। मैं उसके घर भी गया, लेकिन वो सुबह से ही वापस नहीं पलटा था। मैं उस वक्त दिलबर के कुएं पर जा रहा था। मैं गांव से निकलकर कुएं के रास्ते पर था कि सामने से दूर एक जीप कुएं की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दी। एकदम मुझे लगा कि इसमें बैठे लोगों के इरादे ठीक नहीं। एक लम्हे के लिए मैंने सोचा कि तुझे कैसे खबर हो गई, फिर खुद पर हंस दिया कि रात भर यही सोचता चला रहा हूँ और ऐसे ही खतरनाक हालात से गुजरता रहा हूँ। ऐसे में ख्यालात भी शक आलूदा हो गए हैं। ये फितरी सी बात है कि जब इंसान मखदूश हालात में से गुजरता है या उसे कहीं थोड़ा बहुत भी खतरा महसूस होता है, तो वो बेहद चौकन्ना हो जाता है। बका की जंग में तो बिल्ली भी इंसान के गले पड़ जाती है। जिस बंदे का कोई दुश्मन ना हो वो ऐसे तजर्बात से नहीं गुजर सकता, लेकिन जब दुश्मनी हो, खतरा महसूस होता हो या मुनाफिकों को उनके बिलों से निकालना हो, तो फिर फितरत ऐसी ऐसी सलाहियतों से नवाजती है कि बंदा खुद हैरान रह जाता है। यहीं से मनफी और मस्बत सोच दो मुख्तलिफ राहों पर ले जाती है। वो मुनाफिक जो पहले ही हसद की आग में जल रहा होता है, वो कभी अच्छा नहीं सोच सकता, और जो अपनी बका की जंग लड़ता है और मस्बत सोच रखता है, फितरत भी उसका साथ देती है कि अमल उसकी सोच का इजहार होता है। मैं इन्हीं ख्यालात में खोया हुआ बाइक लिए जा रहा था। मेरे इर्द गिर्द खेत थे और हरी भरी फसलें, गंदुम की बालियां अभी आ रही थीं। मैं इन्हीं ख्यालात में खोया हुआ बाइक लिए जा रहा था। मेरे इर्द गिर्द खेत थे और हरी भरी फसलें, गंदुम की बालियां अभी आ रही थी। मैं उन्हीं रंगों में उलझा आगे बढ़ता चला जा रहा था कि अचानक मेरी निगाह कुएं पर पड़ी। वो जीप वहीं खड़ी थी। मुझे लगा कि मेरे दिमाग ने खतरे का अलार्म यूं ही नहीं बजाया। कुछ है। मैंने बाइक वहीं रोकी और फसलों की आड़ लेता हुआ तेजी से आगे बढ़ा। कुआं निस्बतन ऊंची जगह पर था। मेरे दरमियान सिर्फ एक खेत का फासला था। आगे कच्चे कमरे और फिर वो लोग थे। दिलबर और उसके साथ चारपाइयों पर बैठे हुए थे और चार बंदे उन पर असला ताने खड़े थे। मैंने गौर से देखा, दिलबर के पास ही छाका बैठा था। सूरत हाल बहुत अजीब सी हो रही थी। मैंने अगरचा अपना पिस्टल निकाल लिया था, लेकिन उन पर फायर नहीं कर सकता था। मैंने चंद लम्हे मजीद वहीं रुके रहने का फैसला किया। मैं देखना चाहता था कि वो लोग कौन हैं। उनकी पुश्त मेरी तरफ थी। मैं इस इंतज़ार में था कि किसी एक का चेहरा तो मेरी तरफ होता, कि मुझे मालूम होता कि वो कौन है। मैं अगर एक पर भी फायर करता तो सामने बैठे हुए लोग बाकी तीनों का निशाना ज़रूर बन जाते। मेरे लिए लम्हा लम्हा कीमती था। मैं अचानक सामने भी नहीं आना चाहता था कि कोई घबरा कर ही फायर न झोंक दे। तभी हमला आवरों में से एक ने कहा, दिलबर, बता दे, बता दे दिलबर, हमारे तीनों बंदे वहां तक कैसे पहुंचे। उनकी दुश्मनी सिर्फ तेरे साथ थी। उसके इस फिक्रे से मैं समझ गया कि वो कौन हो सकते हैं। बिलाशुबा वो पीरजादा के बंदे थे। तभी मैंने सामने आए बगैर कहा, मैं बताता हूँ कि कैसे वो वहां आ गए। मुझे पूरा यकीन था कि वो जरूर चौंके होंगे और उनका ध्यान मेरी तरफ हुआ होगा। मुझे पता था कि छाके के लिए इतनी मोहलत काफी होगी। मैं चंद लम्हे रुक कर सामने आया तो छाका और दिलबर दो बंदों पर हावी हो चुके थे और बाकी दोनों से नबर्द आजमा थे। मैंने ऊंची आवाज में कहा, ओए छोड़ दो इनको, लेकिन हथियार ले लो। चंद लम्हों में ही उनकी गन्नें छीन ली गईं। वो निहत्थे हो गए। मैं आगे बढ़ा और एक चारपाई पर बैठ गया। वो चारों मेरे सामने खड़े थे। मैंने सामने पड़ी चारपाई की तरफ इशारा करते हुए उन्हें बैठने का इशारा किया तो वो झिझकते हुए बैठ गए। बाकी उनके इर्द गिर्द खड़े हो गए। देखो, अगर हम चाहें तो अभी तुम चारों को अपाहिज बनाकर वापस भिजवा दें।
और भिजवा भी देंगे अगर तुम लोगों ने गलत बयानी की तो। ये कहकर मैंने एक लड़के से कहा, पानी पिलाओ इन लोगों को। मेरे यूं कहने पर वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगे। वो लड़का पानी लेने चला गया तो मैंने कहा, सच्ची बात करनी है, सिर्फ सच्ची, बोलो किसने भेजा है। पीरजादा वकास ने, उनमें से एक कदरे अधेड़ उम्र बंदे ने कहा। क्यों? मैंने पूछा। कत्ल होने वालों की दिलबर से भी दुश्मनी थी, इसलिए पूछने आ गए। खुद आए हो या पीरजादे ने भेजा है? मैंने फिर से पूछा। उन्होंने ही भेजा है। उस बंदे ने दोबारा कहा तो मैं चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, तो फिर उसे जाकर बता दो। दिलबर ने वो बंदे नहीं मारे, बल्कि नौवारदों ने मारे हैं, और हम सब उनके चश्मे-दीद गवाह हैं। वो कैसे? अधेड़ उमर ने चौंकते हुए पूछा। अब तुम लोग बच्चे तो नहीं हो कि ये बातें पुलिस तक पहुंचाई जाएं। असल वाकया यूं है कि मैं और दिलबर अपने साथियों के साथ उन 6 को मारने गए थे। सरदार के डेरे पर वहां सिर्फ 2 ही थे, बाकी 4 हमें नहीं मिले। वहां उनसे आमना सामना हुआ, कुछ पटाखेबाजी हुई और हमने उन्हें काबू में कर लिया। उनसे बाकियों के बारे में पूछा तो पता चला कि वो नज़दीक से कहीं शराब लाने गए हैं। उन्हें भट्टी के बारे में पता था, हमें भी मालूम था। हम जब वहां पहुंचे तो उनमें मुठभेड़ हो गई थी और वो जख्मी हालत में पड़े थे। तुम्हारे तीनों लोग मारे जा चुके थे, उनमें से सिर्फ एक जिंदा था, उसे हमने मार दिया, फिर सभी को छोड़कर वापस आ गए। क्या ये सच है जमाले? उस बंदे ने पूछा। बिल्कुल सच, 16 आने सच, मैंने पूरे एतमाद से कहा। बात हजम नहीं हुई, वो फिर बोला। तो फिर क्या लेने आए हो यहाँ? तुम्हारी दुश्मनी तो सरदार से भी है, उसके पास क्यों नहीं गए? इसलिए कि तुम उन्हें डरा धमका नहीं सकते? जाओ, जाकर पीरजादे से कहो, इन बेचारे गरीबों को ना सताए, बल्कि उन सरदारों से पूछे कि वो 6 नौवारिद यहाँ क्यों थे। इस सवाल का जवाब दे देंगे तो फिर उनके कातिल भी मिल जाएंगे। ये मेरा पैगाम दे देना पीरजादे को। जाओ अब। ओए जमाले, इन्हें यूं ही जाने दे रहे हो? इन्होंने हम पर असला ताना था, तुम ना आते तो शायद ये हमें। दिलबर ने कहा तो मैंने हाथ के इशारे से मना कर दिया। देखो दिलबर, पीरजादे वकास की मेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं, और ना ही मैं उससे दुश्मनी चाहता हूँ। इन्हें पानी पिलाओ और जाने दो। नहीं जमाले नहीं, मेरे कुएं पर कोई मुझ पर असला ताने, ये कैसे हो सकता है? कल कलां को कोई ऐरा गैरा असला लेकर यहाँ चढ़ दौड़ेगा। नहीं, इन्हें यूं ही नहीं जाने दूंगा, चाहे तो मेरा दुश्मन भी तू बन जा। दिलबर इंतहाई गुस्से में था, उसने अपने करीब खड़े लड़के से गन पकड़ी और उसका बोल्ट मार दिया। दिलबर ने गन उन 9 वारदों पर तानी हुई थी। हम सब हैरान थे कि इसे हो क्या गया है। एक तरह से उसकी बात बिल्कुल दुरुस्त थी कि अगर उन्होंने कोई पूछ-गुछ करनी थी तो सुकून से बात की जा सकती थी। अब अगर उन्होंने असला तान ही लिया तो फिर गोली खाने का भी हौसला रखना चाहिए था, मगर उनका चेहरा फक हो गया था। अपने सामने मौत को पाकर अपने हवासों में रहने वाले चंद लोग ही होते हैं, वरना आम बंदा तो लड़खड़ा कर रह जाता है। उनका हाल भी कुछ ऐसा ही था। मैं ज़ाती तौर पर उनका नुकसान नहीं चाहता था, क्योंकि अगर उन्हें कोई नुकसान हो जाता तो मेरा बना बनाया खेल ख़त्म होकर रह जाता। मैंने एक लम्हे को सोचा और फिर खड़ा हो गया। ठीक है दिलबर, जैसा तुम चाहो, मैं तुझे मना नहीं करूंगा, लेकिन एक बात याद रखना। पीरजादा वकास अच्छा आदमी है, बंदे की कदर करने वाला है, बाकी तेरी मर्जी। चल जाने दे यार, क्या याद करेगा अपना जमाल, इस बार छोड़ दे। छाके ने दिलबर के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा। मैं अच्छी तरह जानता था कि छाका चाहता तो इस वक्त वो दिलबर से गन छीन सकता था, लेकिन उसमें रिस्क भी था और बदएतमादी भी। दिलबर ने टेढ़ी निगाह से छाके को देखा और बोला, जमाल सिर्फ अपनी की बात की लाज रख रहा है, मगर मेरे डेरे पर। उसने कोई सख्त बात कहना चाही, लेकिन मेरे चेहरे पर देखकर खामोश हो गया। हमारी निगाहें चार हुईं तो मैं समझ गया कि वो क्या चाहता है, इसलिए बड़े ठहरे हुए लहजे में बोला, दिलबर, मैं नहीं जानता कि इनके साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी है और कब से है। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि पीरजादे तक ये पैगाम पहुंच जाए कि मीरान शाह बस्ती के लोगों को तूने कुछ नहीं कहा। अगर कहा होता तो ये लोग यहाँ से जिंदा सलामत ना जाते। समझ ले, हम आज से इनके साथ दोस्ती का हाथ मिलाने की एक कोशिश करेंगे। अगर मिल गया तो ठीक, ना मिला तो दुश्मनी तो है ही। जमाल, इन बड़े लोगों का कोई एतबार नहीं होता। अभी तुमने कहा था ना कि ये लोग सरदारों के पास क्यों नहीं जाते। उन्हें अच्छी तरह पता है कि इलाके में बंदे वही मार सकते हैं। ये उनके पास क्यों नहीं जाते, उनसे क्यों नहीं पूछते? दिलबर ने गुस्से में कहा। हमें इससे गर्ज नहीं कि वो सरदारों से कैसा ताल्लुक रखते हैं, हम तो अपनी बात करते हैं। अब मैं तुमसे नहीं कहूँगा, अब जो तेरी मर्जी है वो कर।
मैंने उठते हुए कहा तो दिलबर ने अपनी गर्दन हटाते हुए मेरी तरफ देख कर कहा, तेरे कहने पर इन्हें जाने देता हूँ। तेरी दोस्ती की कोशिश भी देख लेते हैं, फिर वही होगा जो मैं कह रहा हूँ। मुझे यकीन है कि ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा तो दिलबर ने उन्हें जाने का इशारा किया। वो तेजी से उठकर अपनी जीप की जानिब बढ़ने लगे। तभी मैंने छाके की तरफ देखते हुए कहा, इनका असला भी इन्हें दे दो, खाली करके। वो जीप में बैठ चुके थे, तब छाके ने उन्हें उनका असला दे दिया। कुछ ही देर में वो लोग वहां से चले गए। तब दिलबर ने एक जोर का कहकहा लगाया और बोला, कैसी थी मेरी अदाकारी? मैं अगर वक्त पर ना पहुंचता तो अब तक तुम ये अदाकारी करने के काबिल ना होते। मैंने भी हंसते हुए कहा तो वो अचानक ही संजीदा होते हुए बोला, अब क्या करना है जमाल? कहीं वो कुछ नहीं होगा, मैंने बात काटते हुए कहा, उन्हें फक्त शक है, और ये शक रहने दो उन्हें। ये मालूम होना चाहिए कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो कुछ ना कुछ तो होगा ना यार। चल भूल जा सब कुछ, बकरा ज़िबा कर लिया है, अब पकाते हैं, फिर सुकून से खाएंगे। दिलबर ने सारी बहस को एक झटके में समेट दिया। मैंने देखा, अंदर कमरे में ताज़े गोश्त से सीनी भरी हुई थी। हम चारपाइयों पर बैठ गए तो दो चार लोग उठकर उसे पकाने के लिए बढ़ गए। उस वक्त सूरज डूब रहा था जब खा पी कर हम वहां से चल दिए। मैं और छाका अपनी अपनी बाइक पर गांव वापस आ गए। चौक के पास से गुजरते हुए उसने कहा, रंधावे ने जो बंदा भेजा था उसकी बात याद है ना? क्या बात? मैंने याद करते हुए कहा, यही कि रात, मतलब आज तुमने कहीं गायब नहीं होना, गांव वालों के दरमियान रहना है। उसने मुझे याद करवाते हुए कहा तो मैं तेजी से बोला, हाँ हाँ हाँ, याद आया। तो फिर यहाँ चौक में आ जाना, यहीं बैठकर तमाशा कर लेंगे कोई। उसने हंसते हुए कहा तो मैं अपने घर की जानिब बढ़ गया। अंधेरा छा गया था। उगी पिंड की रोशनियां जगमगा उठी थीं जब हरप्रीत और जसपाल घर से निकले। हरप्रीत की सज धज देखने वाली थी। हल्के फिरोजी रंग की शलवार कमीज जिस पर सुनहरी तिल्ले का काम था, उसी रंग का मुहीन सा बड़ा आंचल, कानों में बड़े बड़े बुंदे, हल्का हल्का मेकअप जिसमें आंखें बहुत खूबसूरत अंदाज में संवरी हुई थीं। कसकर बांधी हुई चोटी से उसका माथा बड़ा कुशादा दिखाई दे रहा था। जसपाल उस वक्त सरशार सा हो गया जब वो महकती हुई उसके साथ पहलू में पैसेंजर सीट पर आन बैठी। तभी गेयर में जीप डालते हुए जसपाल ने कहा, आज बड़ी खूबसूरत लग रही हो। ना पहले मैं बदसूरत लगती थी, या आज तुम्हें कुछ हो गया है? हरप्रीत ने कहा तो वो चौंकते हुए बोला, हैं, ये क्या हो गया है तुम्हें? हरी मिर्चें तो नहीं चबा कर आई हो? कुछ नहीं, तुम जीप चलाओ बस। ये कहकर वो जरा सा पहलू बदल कर बैठ गई। ओए सोनियो, मलाई ते मखनो, हुआ क्या है, क्यों नाराज हो? जसपाल ने फिर पूछा। मुझे ये बताओ जस्सी, वो बेगैरत बलजीत सिंह धमकियां लगाकर चला गया और तुमने उसे कुछ भी ना कहा? इतना कुछ तो कहा है उसे, वो हैरत से बोला तो हरप्रीत ने नफरत से कहा, ये कहना कुछ कहना नहीं है। कम से कम उसके मुंह पर कोई एक आध जख्म जरूर लगता तो बात बनती। इस वक्त तक वो पक्की सड़क पर आ चुके थे। तभी जसपाल ने गाड़ी रोक कर कहा, मैं पहल नहीं करना चाहता था। पहल तो वो कर चुका था, उसने आकर धमकियां दी थीं। हरप्रीत ने कहा, चल अब चलते हैं, पहले उसकी तरफ चलते हैं, फिर शादी में चले जाएंगे। जसपाल के लहजे में गहरी संजीदगी थी। क्या मतलब है तुम्हारा? वो हमारे इंतजार में बैठा होगा, वो खुशी से कहेगा कि आओ और मुझे सबक सिखा कर चले जाओ। क्या बात करता है जस्सी तू भी? हरप्रीत ने तंजिया लहजे में कहा। देख ले हरप्रीत, इतना गुस्सा ना कर, बड़ा वक्त पड़ा है, पता नहीं कितनी देर तक उनसे लड़ना है, चल अभी तो मुस्कुरा दे। जसपाल ने कहा। अगर ना मुस्कुराऊं तो? हरप्रीत ने माशूकाना अंदाज में कहा तो वो बोला, तो फिर मैं अभी और इसी वक्त बलजीत की तरफ चल पड़ूंगा, फिर देखा जाएगा जो होगा। उसके यूं कहने पर हरप्रीत ने उसकी तरफ देखा और फिर गहरा सांस लेते हुए बोली, मैं समझती हूँ कि अभी वक्त नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा। इसका भी कुछ करते हैं, तुम बस जरा सा मुस्कुरा दो। वो बोला तो हरप्रीत हंस दी, लेकिन उसकी हंसी में खनखनाहट नहीं थी। जिस पर जसपाल ने उसे गौर से देखा तब वो बोली, तुम उन तक पहुंचो या नहीं, मगर वो तुम तक जरूर पहुंचेंगे, मैं उनकी फितरत जानती हूँ। चलो तुम गाड़ी चलाओ। वो तो मैं चलाता हूँ, लेकिन तुम कहना क्या चाहती हो, मुझे साफ अल्फाज में कहो। ये कहते हुए जसपाल ने जीप को गेयर लगा दिया और ऊगी पिंड की मुखालिफ पक्की सड़क पर जाने लगा। असल में तुमने बलजीत को छोड़कर अच्छा नहीं किया, उसे वहीं खत्म करना चाहिए था। हरप्रीत ने आग उगलने वाले लहजे में कहा तो वो गहरे लहजे में बोला, मैं अब भी तुम्हारी मंतक नहीं समझा। देखो, आज नहीं तो कल उनसे आमना सामना तो होना ही है।
बल्कि उनसे दुश्मनी कहाँ ख़त्म होनी है। रविंदर सिंह इसलिए कमीशन में शामिल हुआ है। अब वो धोखे से और कानूनी हथकंडे इस्तेमाल करके तुम्हें, बल्कि हम सबको परेशान करेंगे। वो एक तरफ ना सिर्फ तुम्हें कत्ल करने की कोशिश करेंगे, बल्कि किसी ना किसी नाजायज केस में फंसा कर उलझा देंगे, और कुछ नहीं तो यहाँ का जालिम तरीन कानून टाडा तुम पर लगवा देंगे। उसके बाद तो फिर सुनवाई ही नहीं है। जब तक चाहें तुम्हें अंदर रखें। उनके साथ मामला जितना लंबा करोगे, ये उतना ही हमें उलझा देंगे। वो अब हमलावर हैं, लेकिन अगर बलजीत कत्ल हो जाता ना, तो वो अपनी बका वाली पोजीशन पर आ जाते। कहती तो तुम ठीक हो हरप्रीत, लेकिन अगर उन्हें कत्ल कर दिया तो फिर क्या है, मेरे पुरखों का इंतकाम पूरा हो जाएगा। नहीं, नहीं हरप्रीत, नहीं। मैं उन लोगों को इतनी जल्दी मुक्ति नहीं दे सकता। मुझे मेरे हिसाब से चलने दो प्लीज। दुश्मनी जज्बात से नहीं, दिल से लड़ी जाती है। मैं मानती हूं, मगर यह भी सच है कि दुश्मन को ज्यादा वक्त नहीं देना चाहिए, हरप्रीत ने कहा। जालिम अपनी कुव्वत के नशे में यह समझता है कि शायद हमेशा वक्त उसी का रहेगा, लेकिन वक्त बदलता रहता है। यही उसकी फितरत है। डोंट वरी। अपने चेहरे पर से परेशानी और दिमाग पर से बोझ हटा दो। खुश दिखाई दो, एकदम फ्रेश गुलाब की तरह। जसपाल ने कहा और इशारे से पूछा कि किस तरफ जाना है। उसने सीधे चलते रहने का इशारा दिया और फिर जरा सा तिरछी होकर बैठते हुए बोली, वाकई हम जब से मिले हैं अपने दुश्मनों की बातें करते रहे हैं। अपने बारे में बस एक दिन बात की, वो भी क्या बात की। मैं समझता हूं कि मेरे पास वक्त बहुत कम है और मेरे दुश्मन बड़े ताकतवर हो गए हैं, लेकिन तुम्हारा साथ मिल गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। तू मेरा हौसला बन गई है। जसपाल ने रुमानवी अंदाज में आहिस्तगी से कहा तो वो एकदम से शर्मा गई। वो जितनी भी बोल्ड थी, आखिर थी तो मशरकी लड़की। उन दोनों में खामोशी छा गई। जसपाल तेजी से जीप भगाए चला जा रहा था। तभी सड़क किनारे एक गांव की तरफ जाते हुए हरप्रीत ने इशारा दिया। वो उस तरफ मुड़ गया। कुछ ही देर के बाद वो गांव की एक हवेली के सामने जा रुके, जिसे बरकी कुमकुमों से सजाया गया था। गाड़ियां बाहर ही पार्क हो रही थीं, इसलिए उन्होंने जीप पार्क की और अंदर की तरफ चल दिए। हरप्रीत, तूने ये तो बताया ही नहीं, शादी लड़के की है या लड़की की? लड़की की। मुझे तो लगता है बारात आ गई होगी। उसने धीमे लहजे में जवाब दिया और सामने खड़े एक बुजुर्ग से सरदार से मिले, जो उसकी आमद पर ऊगी उनके घर आया था। बहुत खुशी हुई तू आया है पुत्र। बहन कुलजीत कौर नहीं आई? उसने पूछा। उनकी तबीयत थोड़ी अपसेट थी, हरप्रीत ने कहा। फिर ज्यादा बातों का मौका नहीं मिला। वो दूसरे मेहमानों की तरफ मुतवज्जा हो गए। वो एक बड़े से पिंडाल की तरफ बढ़े, जहां पहले ही बहुत से लोग बैठे हुए थे। हरप्रीत ने इधर उधर देखकर कहा, लगता है अभी बारात नहीं आई। चलो आ जाएगी। जसपाल ने भी एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा। नहीं, उन्हें गुरुद्वारे से जाकर लाना होगा, वो उधर आएंगे। शादी की रस्म उधर ही होगी, वो बोली। ओके, अब आए हैं तो। जसपाल अधूरी बात छोड़कर खामोश हो गया। तुम बैठती क्यों नहीं हो? मैं अपनी सहेलियों को देख रही हूँ। मैं लड़कियों के साथ आ जाऊंगी, ये कहकर वो अंदर की जानिब चली गई और वो वहां पर अकेला बैठ गया। कुछ वक्त गुजरा था और वो इधर उधर लोगों को देख रहा था कि अनुजीत की कॉल आ गई। कहाँ पर हो? मैं शादी में हूँ, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया। अच्छा अच्छा, बस तुम्हारी खैरियत मालूम करना थी। यहाँ लोगों से मिलो, गपशप करो, वो खुशगवार लहजे में बोला। अभी तो अकेला ही हूँ, हरप्रीत अंदर लड़कियों में चली गई है। उसने जवाब दिया तो अनुजीत ने कहा, अरे कोई बात नहीं, अभी तेरे पास काफी सारे लोग आ जाते हैं। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। कुछ देर गुजरी होगी कि चंद नौजवान उसके पास आ गए। उन्होंने अपना तारुफ करवाया। वो अनुजीत के वो दोस्त थे जो उगी पिंड से थे। वो सभी गपशप करने लगे। कुछ देर के बाद वो लड़की को लेकर गुरुद्वारे की जानिब चल दिए। वो सब भी चल पड़े। गुरुद्वारे में अरदास, ये एक तरह की दुआया महफिल होती है जो हर खुशी और गमी के मौके पर मुनक्किद करते हैं। गुरदास शुरू हो चुकी थी। दुल्हा और दुल्हन अपने रिवायती लिबास में ज्ञानी के सामने बैठे थे। बाकी सब लोग आहिस्ता आहिस्ता खामोशी के साथ गुरुद्वारे के अंदर बैठते चले जा रहे थे। ज्ञानी बड़े पुरजोश लहजे में गुरु ग्रंथ का पाठ करके उसकी वजाहत करने लगा। हरप्रीत लड़कियों में थी और जसपाल लड़कों में। काफी देर तक अरदास चलती रही। फिर दुल्हा और दुल्हन ने ग्रंथ साहब के आगे माथा टेका। ज्ञानी ने कुछ रस्में अदा की और उनकी शादी हो गई। फिर दुल्हा दुल्हन तो गाड़ी पर हवेली आ गए। बाकी सारे पैदल ही हवेली की जानिब चल पड़े, जो बिल्कुल ही करीब थी। रात गए तक शादी वाले घर में हल्ला गुल्ला चलता रहा।
शराब पानी की मानिंद बहने लगी। रक्स व मौसीकी की महफिल जम गई। हंसते खेलते खाते पीते रात खासी गहरी हो गई। जसपाल के आस पास जमा होने वाले लड़के सभी शराब के नशे में धुत थे। एक दो होश में थे। वो जाने लगे तो उन्होंने पूछा, चलें जसपाल बाबू? तुम चलो, हरप्रीत आती है तो मैं भी निकलता हूँ, उसने जवाब दिया। ठीक है, ये कहकर वो बाहर की जानिब चल दिए और वो हरप्रीत के आने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर के बाद वो चंद लड़कियों के साथ नमूदार हुई, फिर उसे देखकर उनसे इजाजत लेकर आ गई। करीब आते ही बोली, कैसा रहा ये शादी का हंगामा? अच्छा था, मेरे लिए यहाँ के कल्चर की मुनासबत से बिल्कुल नया। चलें अब? बिल्कुल, खासा वक्त हो गया है। ये कहकर वो बाहर की तरफ चल पड़ी। गेट पर वो बुजुर्ग सरदार लोगों को अलविदा कर रहे थे। वो बड़े तपाक से मिले, शुक्रिया अदा किया, फिर ये पार्किंग से जीप में बैठे और वापसी के लिए चल पड़े। डैशबोर्ड में मेरा पिस्टल पड़ा है, वो निकाल लो, जसपाल ने संजीदगी से कहा। तो हरप्रीत ने कुछ कहे बिना पिस्टल निकाल कर डैशबोर्ड पर रख दिया। शायद ये उसकी छठी हिस्स थी या महज हिफ्ज मा तकद्दुम के तौर पर लाशऊरी अमल था। वो दोनों मोहतात हो गए थे और इसलिए खामोश थे। रात के वक्त सड़क सुनसान थी, इसलिए वो तेज रफ्तारी से जीप भगाए ले जा रहा था। सारा रास्ता कट गया। फिर जैसे ही वो अपने घर की तरफ मुड़ने के लिए आहिस्ता हुए, बिल्कुल मोड़ पर आगे एक सफेद कार खड़ी थी और उसके साथ ही हाईएस वैन ने रास्ता रोका हुआ था। जसपाल के जबड़े भींच गए। उसे गाड़ी रोकना पड़ी। तभी बोला, हरप्रीते, अलर्ट हो जा। ये कहते हुए उसने ब्रेक लगा दिए और हेडलाइट्स रोशन रहने दी। फिक्र ना कर, ये कहकर वो इधर उधर देखने लगी। तभी वैन की ओट में से चंद आदमी बाहर निकले। उनके हाथों में गन्ने थीं। तभी हरप्रीत ने पिछली नशिस्त पर कूदते हुए कहा, हौसला रखना, तू भी फिक्र ना कर। वो तीन लोग थे और चौथा वहीं वैन के ही पास खड़ा रहा। जसपाल ने पिस्टल डैशबोर्ड से उठाकर अपनी रान के पास रख लिया। तभी एक ने टॉर्च उसकी तरफ करके रोशनी चेहरे पर डाली, फिर ऊंची आवाज में बोला, यही है, तो निकालो बाहर इसे। उन्हीं में से एक ने कहा। जसपाल ने पिछली सीट पर हरप्रीत को देखा। वो तेजी से एक गन में मैगजीन लगाकर गन को सीधी कर रही थी। वो हल्के से बोली, जाओ, वो मेरे निशाने पर हैं। उसने सनरूफ की तरफ इशारा करते हुए कहा। जसपाल गाड़ी से नीचे उतर आया। वो नहीं चाहता था कि कोई करीब आए और आकर दरवाजा खोलते हुए हरप्रीत को देख ले। वो उनकी जानिब बढ़ा तो उन्होंने गन्ने तान ली। हाथ ऊपर रखो जसपाल, कोई चालाकी दिखाई तो गोली मार देंगे। उसने हाथ ऊपर कर दिए और बड़े हौसले से उनके पास जाकर खड़ा हो गया और ऊंची आवाज में पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? हम कौन हैं ये तुम्हें बताने के पाबंद नहीं हैं, लेकिन हाँ, चाहते क्या हैं ये बता देते हैं। ये कहकर उसने बुलंद आवाज में कहकहा लगाया तो दूसरे ने कहा, बस ऐसे ही दो चार हड्डियां तोड़नी है तेरी। वो तोड़ लेना अगर तुम में हिम्मत हुई तो, क्योंकि हड्डियां तोड़ने वाले यूं बुजदिलों की तरह गन्ने लेकर नहीं खड़े होते। जसपाल ने तंजिया अंदाज में कहा तो पहले ने निहायत गलीज किस्म की गाली बकते हुए कहा, इसकी तलाशी लो फिर बताते हैं। उनके करीब जो खामोश खड़ा था वो तेजी से आगे बढ़ा और उसने जैसे ही तलाशी लेना चाही, जसपाल ने निहायत तेजी से उसे काबू किया और अपना पिस्टल निकालकर उसकी कनपटी पर रख दिया। इसे मारना है या हथियार फेंकने हैं, जल्दी बोलो। ओए, इसे छोड़, मेरे साथ हाथों में हाथ डाल, पहले ने कहा। तो जसपाल ने सुकून से कहा, लगता है तू पागल है या फिर तुझे किसी पागल ने भेजा है। गन फेंक। जो काबू हो गया तो हो गया, मर जाने दे इसे, दूसरे ने कहा और गन सीधी की। तभी यके बाद कई फायर हुए तो उनके होश उड़ गए। गोलियां कुछ उनके पांव पर और कुछ जमीन में लगी थी। शायद उन्हें गुमान नहीं था कि जीप की तरफ से भी फायर हो सकता है। उनके हाथों में गन्नें लरस गईं। उन्होंने लाशऊरी तौर पर आड़ लेना चाही। इतने में हरप्रीत ने दूसरी बार फायर खोला। उसके साथ ही तेज चीख बुलंद हुई। रात के वक्त फायरिंग की आवाज भी बहुत खौफनाक थी। वो एकदम सहम गए और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े। तीसरी बार हरप्रीत ने गोलियां उनकी टांगों पर मारी तो वो वहीं ढेर हो गए। उन्हें मौका ही नहीं मिला कि वो जवाबी फायरिंग करें। तभी जसपाल ने कहा, अभी भी वक्त है, गन्ने फेंक दो वरना जान चली जाएगी। ये कहते हुए उसने काबू में किए हुए शख्स के माथे पर जोरदार पिस्टल का दस्ता मारा। वो लड़खड़ा गया। वो नीचे गिरा तो जसपाल भी फायर करने लगा और वापस गाड़ी की तरफ जस्त लगा दी। इस वक्त वो वैन में घुस गए थे। जब कार की तरफ से फायर हुआ, यकीनन वहां कोई था। जसपाल ने उसे निशाने पर रख लिया। हरप्रीत ने एक बरस्ट उधर मारा तो उस तरफ से एकदम खामोशी छा गई। जसपाल गाड़ी के अंदर आ गया। हरप्रीत नया मैगजीन लगा रही थी। मैं जैसे ही कहूं जीप तेजी से आगे बढ़ा देना।
वैन हटा लें तो ठीक, वरना मार देना उसमें। हरप्रीत ने तेजी से कहा। तो जसपाल ने गेयर लगा दिया। जैसे ही उसने चलो कहा, इसके साथ ही उसने सनरूफ से बाहर निकलकर फायरिंग शुरू कर दी। तभी सामने से जवाबी फायरिंग होना शुरू हो गई। जसपाल ने गाड़ी बढ़ा दी। लम्हों में वो वैन के साथ जा टकराई। एक धमाके की आवाज आई, वैन उलट गई थी। यही वो वक्त था जब तीन चार गाड़ियां सड़क पर से गुजरते हुए कुछ फासले पर रुक गईं। जीप के लिए आगे जाने का रास्ता नहीं था। हरप्रीत ने नीचे होकर तेजी से कहा, जस्सी दरवाजा खोलकर सीधे भाग निकलो, मैं भी आई। जसपाल ने वैसे ही किया, चश्मे जदन में उतरकर भाग निकला। उसके पीछे हरप्रीत भी आ गई। दोनों भागते हुए गंदुम के खेत में चले गए। दोनों आगे पीछे आगे ही आगे भागे गए, क्योंकि कुछ फासले पर उनके घर की रोशनियां दिखाई दे रही थीं। वो जैसे ही भागकर गेट के करीब गए, अनुजीत तेजी से निकला। उसके हाथ में गन थी। अनुजीत रुको, जसपाल ने कहा। तुम यहाँ? हरप्रीत, वो कौन थे? उसने तेजी से पूछा। पता नहीं, जसपाल ने कहकर इंतहाई इख्तसार से उस वाक़े के बारे में बताया। तभी उसने कहा, पता तो करना होगा, आओ। ये कहकर वो मोहतात अंदाज में आगे बढ़ा। उसने फोन निकाला जो ऑनलाइन ही था। उधर से कोई सामने आया। कौन है? किसे फोन कर रहे हो? जसपाल ने पूछा। वो सड़क पर जो तुम्हें शादी में मिले थे, उन्होंने मुझे बताया कि। ये कहते हुए वो रुक गया। वो अभी कुछ फासले पर ही थे कि उगी पिंड की तरफ से चार गाड़ियां तेजी से वहां आन पहुंची। वो राब्ते में थे और उनसे पूछ रहा था, फिर फोन हटाते हुए बोला, वो बलजीत के गुंडे हैं, मुमकिन है वो अब इधर घर पर धावा बोल दें, जल्दी पलटो। ये कहते हुए वो तकरीबन भागते हुए घर की तरफ चला। जसपाल और हरप्रीत भी मुड़ गए। गेट पार करते ही उसने गेट बंद किया और बोला, तेजी से ऊपर छत पर, उधर असला भी पड़ा है। हरप्रीत बताओ। वो तेजी से ऊपर की जानिब चढ़ते चले गए। चंद मिनटों के बाद वो छत पर थे। उन्होंने दूसरी मंजिल के एक कमरे से असला लिया। वो लोग वैन सीधी कर चुके थे और शायद जख्मियों को ले जा रहे थे। उन्होंने घर का रुख नहीं किया था। तकरीबन एक घंटे तक वहां से हर बंदा गाड़ियों समेत चला गया। उनकी जीप वहीं खड़ी रही। वो तो गए, जसपाल ने कहा तो अनुजीत ने मुंतशिर लहजे में कहा, कोई पता नहीं उनका। तुम लोग यहीं ठहरे रहो, मैं नीचे जाता हूँ और बंदे बुलवा लेता हूँ। ओए अनुजीत, सकून कर, कुछ नहीं होता। और अगर जाना ही है तो चाय के 2 कप भेज देना, ज्योति के हाथ। जसपाल सिंह ने यूं कहा जैसे वो पिकनिक पर आए हुए हों। तब अनुजीत ने एक गहरा सांस लिया और मुस्कुराते हुए बोला, ओ यार, मैं तो घबरा गया था, लेकिन पहरा तो देना है। ठीक है, तो चाय भेज, जसपाल ने कहा तो वो नीचे चला गया। तभी उसने हरप्रीत की तरफ देखा और कहा, तुम तो बड़े काम की चीज हो। ऐसे ही कह रही थी कि मुझे फाइटिंग सिखा दो। तभी वो खिलखिलाकर हंस पड़ी, फिर आहिस्तगी से बोली, गुरु गोबंद जी की बेटी हूं, अमृत शखा हुआ है, लड़ना तो मेरी शान है। उसके लहजे में गुरु गोबंद जी की पैरोकार होने पर फख्र था। चल, तुझसे कभी फाइट करके देख लेंगे, लेकिन अभी तो। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ते हुए उसे अपनी बाहों में ले लिया। वो सिमट कर उसके सीने से जा लगी। जसपाल ने महसूस किया कि उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं, और यही हाल हरप्रीत का भी था। वो दोनों एक दूसरे में गुम हो गए। चांद निकल आया था। चौक में बरगद के दरख्त से जरा हटकर चारपाइयां धरी हुई थीं। मैं जब वहां पहुंचा तो गांव के काफी सारे लोग वहां जमा हो चुके थे। एक तरफ छाका और उसके दोस्त मौजूद थे। उसके करीब ही दिलबर अपने साथियों समेत बैठा था। गांव के वो बुजुर्ग वहां आ चुके थे, जिन्हें मुख्तलिफ बरादरियों ने छोटे छोटे फैसलों का हक दिया हुआ था। चूंकि वो मुखलिस लोग थे, इसलिए सब उनकी मानते भी थे। मेरे वहां जाते ही लोगों में थोड़ी हलचल हुई, क्योंकि उन्हें यही मालूम था कि आज जमाल ने पंचायत में बात करनी है। मेरे वहां बैठते ही एक मोहम्मद शख्स ने पूछा, हाँ भाई जमाल, क्या कहना चाहते हो तुम? मियाँ जी, बात यह है कि हमारा इलाका बड़ा पुरअमन है, लेकिन अभी थोड़ा ही अरसा हुआ है इस पुरअमन इलाके में अच्छी खासी गड़बड़ होने लगी है। मैं नहीं कहता कि मैं इस गड़बड़ का हिस्सा नहीं हूँ या मेरा दामन पाक साफ है, मगर देखना यह है कि ऐसा हो क्यों रहा है। जिस किसी का जब दिल चाहे हमला कर देता है, जब चाहे कोई बंदे मार कर चला जाता है। हद तो यह है कि फिर शक भी अपने ही इलाकों के बंदों पर किया जाता है। उन्हें जान से मारने की धमकियां ही नहीं, बल्कि जलील भी किया जाता है। असले की नोक पर उनसे पूछताछ की जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अब असला उठा लेना चाहिए, या फिर इस गुंडागर्दी का कोई सद्देबाब करना होगा?
میں نے انتہائی جذباتی انداز میں اپنی بات ختم کی تو ایک دوسرے بزرگ نے پوچھا، تمہارے خیال میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میرے خیال میں تو بہت کچھ ہے بزرگوں، یہ ساری صورتحال آپ بھی جانتے ہیں، پھر بھی آپ میرا خیال پوچھ رہے ہیں، کون نہیں جانتا؟ میں نے شکوہ بھرے لہجے میں کہا تو وہ بزرگ سب کی طرف دیکھ کر بولے، تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن ہم جمع ہی اسی لیے ہوئے ہیں کہ اس صورتحال پر بات کریں۔ میں تمہی سے ابتدا کرتا ہوں، اسی لیے تم سے پوچھا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ تو پھر سنیں، میں نے ان کی طرف دیکھ کر جذباتی انداز میں کہا، اصل میں ہم لوگ اس علاقے کے جاگیرداروں کے غلام بن چکے ہیں۔ بظاہر ہم آزاد ہیں لیکن ذہنی طور پر اب بھی غلام ہیں۔ سفید چمڑی والے آقا گئے برسوں ہو گئے، مگر یہ کالی چمڑی والے اب بھی ہم پر مسلط ہیں۔ ان کی غلامی کرنا، انہی کی چاکری کر کے انہی کا حکم ماننا ہماری گھٹی میں پڑ چکا ہے۔ جس جاگیردار کا دل کرتا ہے وہ ان غریبوں کو اپنی ملکیت تصور کرتے ہوئے اس کی جان تک سے کھیل جاتا ہے۔ یہ صورتحال صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم ان جاگیرداروں کی غلامی میں ہیں۔ تم وہی عام سی بات کر رہے ہو جو محض نوجوانوں کو بھڑکانے کے لیے کوئی بھی کر سکتا ہے۔ کیا ثبوت ہے تیرے پاس؟ ایک تیسرے بزرگ نے تیزی سے پوچھا۔ سردار شاہ دین کے ڈیرے پر آنے والے بندوں نے میران شاہ کے علاقے کے بندوں کو مار دیا۔ مجھ پر چند دن پہلے ہونے والے حملے میں سردار شاہ دین کا ہاتھ تھا۔ وہ بندے بھی اس کے ڈیرے پر ٹھہرے تھے۔ اب اس کا مطلب آپ لوگوں کو سمجھانا پڑے گا کہ سردار جب چاہے اس علاقے کے بندے مروا دے، اسے بندے مارنے کا اختیار کس نے دیا؟ اور دوسری طرف پیرزادے، آج ہی دلبر پر پیرزادوں نے آ کر اسلحہ تان لیا۔ وہ یہ پوچھنے آئے تھے کہ میران شاہ والے بندوں کو انہوں نے مارا ہے۔ میں نے گھمبیر لہجے میں کہا، جمال تم پورے ہوش سے بات کر رہے ہو نا؟ یہ سرداروں اور پیرزادوں پر محض الزام تو نہیں؟ ایک بزرگ نے میرے بیان کی تصدیق چاہی۔ میں ثبوت دے رہا ہوں، محض الزام نہیں لگا رہا۔ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ جو بندے قتل ہوئے ہیں وہ کہاں ٹھہرے تھے؟ میں نے کسی حد تک غصے میں کہا تو وہاں موجود لوگوں میں کھلبلی مچ گئی۔ چہ میں گوئیاں کرتے ہوئے لوگ بھی حیران تھے کہ آج تک کسی نے اتنے واشگاف الفاظ میں سرداروں کے خلاف بات نہیں کی، آج اسے کیا ہو گیا؟ ممکن ہے وہ آئے تو سردار ہی کے پاس ہوں اور اپنی ہی کسی دشمنی کی وجہ سے ان کے درمیان تنازع ہو گیا ہو۔ اس بزرگ نے کہا تو مجھے واقعتاً غصہ آ گیا۔ میں نے جذباتی ہو کر کہا، ممکن تو کچھ بھی ہو سکتا ہے بزرگوں، ہم اندھے بھی ہو سکتے ہیں، ہماری جانوں کو ہر وقت خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر دلبر پر اسلحہ تانا گیا، دلبر مر جاتا، اس کے ساتھی مر جاتے یا حملہ آور مر جاتے، بات تو بڑھتی نا، دونوں طرف کے بندے مارے جاتے، سرداروں اور پیرزادوں کا کیا جاتا؟ مرنا تو پھر ہم غریبوں ہی نے ہے۔ بالکل اسی طرح ہم غریب لوگ کیڑے مکوڑوں کی مانند مارے جا رہے ہیں، لیکن نہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور نہ ہم حوصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ بات کر کے میں نے اپنی موت کو دعوت دے دی ہے، اس لیے میں یہاں پر اعلان کرتا ہوں کہ اگر میں قتل کر دیا جاؤں تو میرے قتل کے ذمہ دار صرف اور صرف یہ سردار ہوں گے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی غریب غربا اٹھ کر ان کے خلاف آواز بلند کرے۔ تم چاہتے کیا ہو؟ ایک بزرگ نے بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں حیرت سے پوچھا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے اپنی آنے والی نسل کو غلامی سے بچانا ہے، انہیں خوشحال دیکھنا ہے اور انہیں اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق دینا ہے، تو ان جاگیرداروں سے جان چھڑانا ہوگی، ان کے خلاف بغاوت کرنا ہوگی، ان کے چنگل سے نکلنا ہوگا، ورنہ یہ لوگ ہمیں یوں ہی مارتے رہیں گے اور ہمارا پرسان حال کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے لیے جنگ لڑنا ہوگی۔ میں نے صاف الفاظ میں اپنا مدعا بیان کیا۔ تم تو دیوانوں جیسی باتیں کر رہے ہو میرے پتر، نہتے لوگ کیا جنگ لڑیں گے؟ ان غریبوں کی تو روٹی بھی پوری نہیں ہوتی۔